रही थी उस स्पीड से इंक्रीज होगी, पेन और होगा। तो इन लोगों को क्या गोल्डन रूल मिलेगा कि सर ये जैसे ही कुछ एक्टिविटी करेंगे पेन बढ़ेगा, और जैसे ही रोक देंगे तो सर पेन कम होने लग जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। तो इनको डिप वॉकिंग वगैरह ये सब करेंगे तो सब क्या है, डिफिकल्टी होगी। तो एरिया बिकम इंटेंसली इन्फ्लेम्ड, इन्फ्लेम्ड यानी स्वेलिंग दिखेगी वहां पर। एंड क्यों? क्योंकि अभी इन्फ्लामेटरी के मैंने पांचों पॉइंट बता दिए, पेन मिलेगा है ना, एंड इरिटेशन एंड डिफिकल्टी वॉकिंग। तो और वो तो हो रही है, क्योंकि एक बात सोचो, जब जॉइंट में, जब जॉइंट हेड ऑफ फीमर ही डिस्टर्ब हो रहा है तो कैसे मूवमेंट होगा उस जगह पर? जॉइंट का तो मोशन वहां पर लूज होगा ही, रेंज ऑफ मोशन है वो लॉस होगी, तो डिफिकल्टी वॉकिंग तो होनी है। सेकंड पॉइंट क्या है? अब हमने बात करा कि एक दो साल बाद कैसा होता है। अब क्या हो जाएगा कि कंप्लीटली एक दो साल बाद, ये एक दो साल के अंदर क्या होता है कि एक दो साल तक 1 to 2 years लगते हैं कि जो वो बोन पूरी कैसी हो चुकी है, नेक्रोसिस, वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। यानी वो क्या, वो जो कैसी होती है, नेक्रोटिक का मतलब क्या होता है, डेड बोन। वो बोन कैसी है, डेड डेड बोन है। ये इसके क्या है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ये बोन टूटना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो बोन टूट चुकी होती है नेक्रोटिक, वही फिर वापस में दोबारा बनती है ना। फ्रैक्चर में भी तो ये होता है, फ्रैक्चर में जब बोन टूट जाती है हम उसे उस अपनी जगह पे लेके आते हैं और फिर वहां पर, तो उसी तरीके की प्रोसेस सर यहाँ पर भी नजर आएगी, बिल्कुल आएगी। तो पहले फ्रेगमेंट होना, यानी ओवर अ पीरियड 1 to 2 year द बॉडी रिमूव्स द डेड बोन। जो जो नेक्रोटिक हो गई है उससे अब वो अलग हो जाएगी, फ्रेगमेंट में टूट जाएगी, एंड क्विकली रिप्लेस विद एन इनिशियल सॉफ्टर बोन। यानी सर अब यहां से आपका हीलिंग स्टार्ट हो गई है। सीधा सीधा सा फंडा है, ब्लड सप्लाई गई वहां पर, बोन पर ब्लड का लॉस होने की वजह से बहुत ब्लड नहीं मिल रहा, तो वहां पर वो बोन नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो गई। अब जो नेक्रोटिक का मतलब क्या है कि वो बोन का पार्ट डेड हो गया, जो जो मर गया है उसको अलग करो, और वहां पर कुछ सालों, एक दो साल बाद, 2-3 साल बाद ऐसा होता है कि अपने आप ही हीलिंग होना स्टार्ट हो उस जगह पर हो जाती है। हम कुछ नहीं करते, अपने आप ही ब्लड लौट के आ जाता है और हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्या रीजन है ब्लड जाने का, क्या रीजन है ब्लड आने का, कोई नहीं जानता, अननोन कॉज, जेनेटिक उसको कॉमनली बोल दिया, ठीक है। तो वापस फिर आ जाती है। तो रिप्लेस इट विद एन इनिशियल सॉफ्टर बोन बूम। और अब आपको सर वोवन बोन से बहुत कुछ याद आ रहा होगा। स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग याद आ रही है? 5 स्टेज थी, स्टेज ऑफ, यूट्यूब पर लेक्चर पूरा डाला, स्टेज ऑफ हीमोटोमा, स्टेज ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू, स्टेज ऑफ कैलस, स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग एंड स्टेज ऑफ मॉडलिंग। वोवन बोन कौन सी स्टेज में पढ़े थे हम? हमने पढ़ा था स्टेज ऑफ कैलस में, याद आया क्या? कि स्टेज ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू में ऑस्टियो कौन से सेल्स बनते थे, ऑस्टियोब्लास्ट। और वो स्टेज ऑफ कैलस में आके जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल थे वो कैल्शियम सॉल्ट के साथ मिलकर क्या फॉर्म करते थे, कैलस। और उस वो बोन को क्या बोलते थे, वोवन बोन, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था उस टाइम पे स्टेज ऑफ हीलिंग में, स्टेज ऑफ कैलस में क्या पढ़ा था कि वोवन बोन वहां पर क्या हो रही थी, फॉर्म हो रही थी। वोवन बोन का मतलब क्या था, एकदम कौन सी बोन जो अभी न्यू न्यू फॉर्म्ड हुई है, और हमने उसकी क्या 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 कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर उस टाइम पे कोई भी मूवमेंट या अगर हमने कोई भी एक्टिविटी करवाई तो उससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उससे, कि वहां पर फिर से वो बोन टूट जाएगी, यानी वहां पर फिर से फ्रैक्चर हो सकता है। तो वोवन बोन कौन सी, क्या इनिशियली न्यू बोन होती है, ठीक है। तो क्या होगा, रिप्लेस विद एन इनिशियल सॉफ्टर बोन, यानी सॉफ्टर बोन मतलब कौन सी, वोवन बोन वहां पर बनना आपका स्टार्ट हो जाएगी। और यही हम जानते हैं, यही से हम पढ़ के आए थे कि फिर इसके बाद कौन सी स्टेज आती थी, स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग, जो कितनी, एक दो साल तक चलती थी। फिर स्टेज ऑफ मॉडलिंग तो लाइफ टाइम तक, यानी बोन पूरी मजबूत क्या अपने अपने लंबे समय तक होती है। एक दो साल लगते हैं, 1 to 2 years लगते हैं इस वोवन बोन को कंप्लीटली हार्ड होने में, ठीक है, रिओसिफिकेशन होने में। तो इट इज ड्यूरिंग दिस फेज दैट बोन इज इन द कैसे वीकर स्टेट, और हम पढ़ के आ चुके, एंड द हेड ऑफ द फीमर इज मोर लाइकली टू ब्रेक अपार्ट एंड कोलैप्स। वो पूरी उस स्टेज में बैठा हुआ है कि वहां पर आपकी बोन क्या ब्रेक हो सकती है और कोलैप्स होने के चांस। तो यही एक स्टेज होती है, इसी स्टेज पर हमें ध्यान देना होता है कि देखो जो चीजें नेक्रोस से हो गई, टूट रही है, टूटने दो, हम उन्हें नहीं रोक सकते। यहीं से हमें सबसे ज्यादा हमारा प्रेशर पॉइंट होता है कि हमें ध्यान देना है कि बोन प्रॉपर बन रही है कि नहीं, उसे बार बार अपन देखते हैं एक्सरे एमआरआई करा के, और फिर उसी टाइम पे अगर हम देखते हैं कि कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो उसको हील करने की, हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, बाकी वो खुद से ही हो जाती है। और इस टाइम पे हम पेशेंट को क्या, बच्चे को बिल्कुल बोल देते हैं कि कोई मूवमेंट नहीं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी वेट लिया, मूवमेंट कराया, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने थोड़ा भी मूवमेंट और कुछ भी कराया तो आपकी सारी की सारी मेहनत क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर इजिली हो जाएगा, और जो चीज नई बोन बन रही थी वो कंप्लीटली खराब हो जाएगी।
ठीक है, इज मोर लाइकली टू ब्रेक अपार्ट। और फिर क्या नेक्स्ट स्टेज, दैट इज रीऑसिफिकेशन। जो बोन, ये बोन बन गई है, वो धीरे धीरे करके बार बार उसमें क्या न्यू न्यू बोन सेल्स आते जाएंगे और वो कंप्लीटली नॉर्मल अपनी शेप में आ जाएगी। आपको कोई मेहनत नहीं करनी। रीऑसिफिकेशन, न्यू स्ट्रॉन्गर बोन डेवलप एंड बिगिन टू टेक शेप इन हेड ऑफ फीमर। द रीऑसिफिकेशन स्टेज इन ऑफ्टन द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ द डिसीज। सर वो स्टेज है रीमॉडलिंग फ्रैक्चर में पढ़ के आए थे, कितनी थी, 2-3 साल की। पूरा समय लगता ना प्रॉपर, 1-2 साल लगते हैं, और मॉडलिंग में तो खूब वहां पर समझ लो खूब लाइफ टाइम तक रहती है। तो वही है। तो न्यू स्ट्रॉन्गर बोन डेवलप एंड बिगिंस टू टेक शेप इन द हेड ऑफ फीमर। द रीऑसिफिकेशन स्टेज इज ऑफ्टन द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ द डिसीज एंड कैन लास्ट अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, धीरे धीरे करके इसी में, और इसी यही जो फेज होता है इसमें हमें ध्यान देना होता है। वरना क्या, पेशेंट अगर ज्यादा कुछ एक्टिविटी कर लेगा, देखो फ्रेगमेंट में ध्यान, इसमें भी क्या है, 1-2 साल तक उसको ध्यान देना पड़ता है कि ज्यादा वॉक मत करो, कुछ मत करो, अच्छे से बन जाने दो। वरना क्या, आप ज्यादा वॉक एक्टिविटी कर लोगे तो वो इतना प्रोन है फ्रैक्चर के लिए कि वो सारी चीजें फिर से गड़बड़ हो सकती है। और लास्ट स्टेज क्या हो गई, कंप्लीटली हीलिंग स्टेज हो गई। यानी इन दिस स्टेज द बोन रीग्रोथ इज कंप्लीट एंड द फेमोरल हेड हैज रीच्ड इट्स फाइनल शेप। तो यानी जो जैसी कंडीशन फ्रैक्चर हीलिंग की कंडीशन थी, वही सारी कंडीशन कैसी यहाँ पर आपकी हो रही है, कि जिस तरीके से बोन उसमें बन रही थी, कौन सी स्टेज ऑफ कैलस में बन रही थी, कौन सी, वो 1-1, उसी के बाद आपकी स्टेज की स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग, और स्टेज ऑफ मॉडलिंग आपकी कंप्लीटली उसी तरीके से हो गई। तो कौन कौन सी 4 स्टेज पढ़ चुके, स्टेज ऑफ इनिशियल नेक्रोसिस, फ्रेगमेंटेशन, रीऑसिफिकेशन एंड फाइनली स्टेज इज कंप्लीटली हील्ड। वहां पर आपकी बोन कैसी हो गई है, कंप्लीटली हील हो गई है। ठीक है, ये हम इस ये स्टेजेस पे याद रखना, बिल्कुल सिंपल है, कोई उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ हार्ड एंड फास्ट था, कुछ टफ था, सिंपल बिल्कुल एकदम इजी प्रॉपर आपका था। अब हम बात करते हैं किसकी के सर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। बिल्कुल बेसिक बात करो ना, क्या होगा कि वहां पर बोन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो, चीजें टूट रही है, तो क्या होगा, पेन होगा। बिल्कुल आप खुद इसके सिम्टम बताओगे, बता नहीं, पेन इन हिप और ग्रोइन और इन द अदर पार्ट ऑफ द लेग। कैसे सर, अदर पार्ट ऑफ लेग में कैसे, रिफर्ड पेन होता है। रिफर्ड पेन होता है ना, आपने कभी फील करा है ना कि अगर कहीं भी एक जगह पे पेन हो रहा है, अगर शोल्डर पे पेन हो रहा है, ज्यादा मूवमेंट करोगे तो एल्बो तक आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नर्व सप्लाई होती है। तो वो भी इरिटेट होने की वजह से थाई, तो जो हिप का पेन है वो थाई और नी और आप कहो इवन आपके एंकल तक आ जाए, तो उसको रिफर्ड पेन बोलते हैं। यानी पहला सिम्टम पेन मिलेगा सर। अब पेन की वजह से अब क्या हो जाएगा, दूसरा हमने सबसे बड़ा पॉइंट बोला था कि अगर आप कुछ और, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, बोन टूट रही है, और अगर आप कुछ भी एक्टिविटी करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा, और आप रेस्ट करेंगे, रिलीफ करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। एंड इज रिलीव्ड बाय रेस्ट। सीधी सी बात है, लिखा है तो पेन डेट वॉटसन विद एक्टिविटी एंड इज रिलीव्ड बाय रेस्ट। बिल्कुल हमें कैसा रहेगा, आराम मिलेगा। और क्या होगा सर, उधर की जो आसपास की मसल्स है वो स्पाज्म में जाएंगी। क्यों जाएंगी, हम इस पे बात कर चुके हैं। जब भी बॉडी में कुछ ऐसी गड़बड़ होती है, बॉडी क्या करती है, तुरंत अपने आसपास की मसल्स को स्पाज्म में पहुंचा देती है। क्यों, क्योंकि ये पेशेंट उस जगह पे कोई मूवमेंट ना करे, वरना अगर उस जगह पर प्रॉब्लम है, उस जगह पर मूवमेंट करेगा तो चीजें और खराब होगी। इसलिए वहां सबकी मसल्स कैसे स्पाज्म में चली जाती है, क्योंकि जिससे आप कोई मूवमेंट ना कर सको। तो पेनफुल मसल स्पाज्म दैट मे बी कॉज्ड बाय, क्यों, जो अभी हमने रीजन आपको बोला, इरिटेशन अराउंड द हिप। क्योंकि पेशेंट क्या है, अगर नहीं तो चाहकर भी, अगर वो फिर अगर स्पाज में नहीं जाएंगी तो वो थोड़ा बहुत तो कोशिश करेगा चलाने की, और उससे क्या होगा, चीजें और ज्यादा टूटेंगी, तो और तकलीफ पड़ेगी। तो उधर सारी के आसपास की मसल होगी। और सबसे बड़ी इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन में हमें इरिटेशन पड़ गया, तो इरिटेशन होगा अराउंड द हिप। स्टिफनेस हो जाएगी हिप में, है ना, क्योंकि पेन हो रहा है तो जॉइंट, हिप जॉइंट कैसा होगा, मूवमेंट नहीं कर पाओगे वहां पर। तो स्टिफनेस एंड हिप ग्रोन थाई और नी और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन एट हिप जॉइंट। कुछ भी सिम्टम ऐसा था अलग से, सब बिल्कुल बेसिक है सर। जिस जगह पर आपके, मतलब अगर सर एक तरीके से देखो तो ये तो सर कहीं ना कहीं फ्रैक्चर जैसी चीज हो गई, कि फ्रैक्चर में बोन टूट गई फिर खुद हील हो गई। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल फ्रैक्चर जैसी स्टेज हो गई। अब बस इसमें जो फ्रैक्चर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जा रही है, अब वो क्यों जा रही है वो हमें पता नहीं है, और फिर फिर कुछ टाइम बाद ब्लड सप्लाई वापस लौट के आ जाती है, तो जो चीजें टूट चुकी होती है वो वापस ठीक हो जाती है। ठीक है, ये बात यहाँ पे याद रखना। कॉजेस क्या हो सकते हैं, वही लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू दी फेमोरल हेड। क्यों, क्या रीजन, कंप्लीटली अननोन। ठीक है, कंप्लीटली अननोन, बट मोस्ट कॉमन जेनेटिकली। जेनेटिकली ये देखा जाता है। रिस्क फैक्टर याद रखना, जो बच्चों में होता है, बोला 4 एंड 8 पे, मोस्ट कॉमन 4 और एज बिटवीन 4 एंड 8 याद रखना। ठीक है, यार आप तो ये लिखे आओ कि सबसे कॉमन क्या है, चिल्ड्रंस में कॉमन होता है, इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, तो कोई बात नहीं है।
10 से पहले पहले बच्चों के में, 10 ईयर्स के पहले के बच्चों में ये ज्यादा मैक्सिमम देखने को मिलता है। और बॉयज में 5 टाइम्स ज्यादा है होता है, ठीक है, फीमेल्स से 5 टाइम्स ज्यादा होता है। और व्हाइट पीपल में ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू ब्लैक। इतना 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 याद नहीं कर सको कोई बात नहीं, 2 चीजें तो याद रखनी है कि बॉयज में 5 टाइम ज्यादा होता है फीमेल से, और चिल्ड्रंस में होता है बस। क्या डायग्नोस करोगे सर? डायग्नोस करने का रहेगा ही क्या, क्योंकि एक बार सर बिल्कुल है कि अगर हम एक्सरे लेंगे, सपोज करो, और एकदम नया, अगर अभी किसी को अभी स्टार्ट हुआ है तो इसमें तो सर वो 1-2 साल बोल रहे हैं, क्योंकि 1-2 साल बाद बोन टूटना स्टार्ट होगी। कम है ना, क्योंकि सर क्यों सर 1-2 साल में, क्योंकि अभी पढ़ के आए कि जो ब्लड लॉस होता है वो टेम्परेरी होता है, एकदम एकदम कंप्लीटली नहीं होता। कंप्लीटली ब्लड लॉस नहीं होता, स्टार्टिंग में पढ़ के आई थी लाइन क्या कि कंप्लीटली ब्लड लॉस नहीं हो रहा था, है ना, टेम्परेरी डिस्टर्बेड हो रहा था, ऐसा नहीं। तो क्या होता है कि इसलिए एकदम नेक्रोसिस नहीं होती, साल लग जाती है, 1-2 साल लग जाती है नेक्रोसिस कंप्लीट होने में, फिर उसके बाद बोन टूटने में। तो जब इनिशियल फेज में एक्सरे कराओगे तो कंप्लीटली नॉर्मल दिखेगा, जो आपको हिप है वो आपको कंप्लीटली नॉर्मल दिखेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। फिर आपको प्रॉपर एमआरआई वगैरह करानी पड़ेगी। एक्सरे में तो आपको चीजें जब नजर आएंगी ना, जब 1-2 साल हो जाएंगे, जब हेड ऑफ फीमर है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्टेज ऑफ फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। स्टेज ऑफ फ्रेगमेंटेड, जो फ्रेगमेंटेशन स्टेज है वहां पर आपको चीजें नजर आएंगी। इनिशियल नेक्रोसिस स्टेज पे क्या एक्सरे में कुछ नजर आएगा? दिमाग लगाओ, कुछ नहीं। स्टेज ऑफ फ्रेगमेंटेशन में एक्सरे में नजर आएगा कि हाँ हेड ऑफ फीमर है जो आपका, इस तरीके जो हेड ऑफ फीमर है बॉन्डेड, ये आपको नजर आएगा। देखो अब इसके एक्सरे में देखो, ये कंप्लीटली हिप जॉइंट है, इसका हेड और इसका हेड देखो, है पूरा दिख रहा है। ये कब होगा? ये इस तरह अब कोई आपसे पूछ सकता है कि कौन सी स्टेज के एक्सरे पे नजर आएगा? सर फ्रेगमेंटेज पे नजर आएगा, इनिशियल नेक्रोसिस पे नहीं नजर आएगा, क्योंकि वहां पर तो नेवी नेक्रोसिस हो रही है। एक्सरे में नेक्रोसिस तो ना दिखेगी, एक्सरे पे तो जब दिखेगा जब वो डिस्टर्ब हेड टूटने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, तो इस तरीके से आपको बच्चों का एक्सरे नजर आएगा। तो एक्सरे, इनिशियल एक्सरे may look normal because it can take 1 to 2 months after symptom begin for the changes, यानी 1-2 महीने तो आपके नॉर्मली आपको कुछ स्टार्ट होते हैं सिम्टम्स होने, मतलब नेक्रोसिस होने में। फिर नियर अबाउट 6 मंथ के बाद फ्रेगमेंटेशन कहीं स्टार्ट होगा, 6 to 8 मंथ का, तब कहीं जाकर आपको एक्सरे में चीजें नजर आना स्टार्ट होंगी कि हाँ बोन टूट रही है यहाँ पर। तो आफ्टर सिम्टम्स बिगिन फॉर द चेंजेस एसोसिएटेड विद लैग कॉल्ड क्या, पर्थिस डिसीज टू बिकम एविडेंट ऑन एक्सरे। याद रखना कौन सी स्टेज से, स्टेज ऑफ फ्रेगमेंटेशन से ही आपको एक्सरे में कुछ समझ आएगा। एमआरआई में और अच्छे से प्रॉपर समझ आ जाएगा ना कि किस किस वजह से ब्लड सप्लाई लॉस हो रही है उसकी वजह से, और उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स कितने गड़बड़ हो रहे हैं। तो प्रॉपर आपको है ना बोन स्कैनिंग करा लोगे तो उसमें और आपको और चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये सब आपका क्या रहा डायग्नोस का, यार ना इसमें यही दिक्कत रहती है कि स्टार्टिंग में नहीं समझ आता, हम एक्सरे करा लेते हैं, हम देखते रहे बिल्कुल नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है ना। लेकिन इसमें ये भी है कि ये खुद से ही चीज स्टार्ट होती है और फिर हील भी खुद से ही होना स्टार्ट होने लग जाती है। जब इसका ट्रीटमेंट पढ़ोगे ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि उसमें सिर्फ आपका इतना सा रोल रहेगा कि जब जब आपकी फ्रेगमेंट स्टेज तक जब बोन बनना स्टार्ट हो जाएगी तो आप बस इतना ध्यान दो कि बोन प्रॉपर बन रही है कि नहीं। और ऐसा कोई भी काम हमें पेशेंट से नहीं करवाना जिसकी वजह से उसकी जो बोन है उसके बनने में कोई प्रॉब्लम आए, या फिर सबसे बड़ी चीज बोन बोवन है, अगर हमने वेट ले लिया तो गलत शेप में बन जाएगी। तो उन सारी बातों पे हमारा मेन फोकस होगा, तो उसका ट्रीटमेंट का हम उस पर फोकस करेंगे। अब हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे इसके बाद के जो हिप नेक्रोसिस हो रहा है, तो हो तो रहा है, तो क्या पैथोफिजियोलॉजी रहती है इसकी हिप नेक्रोसिस की? देखो इसमें जो कोगुलेशन वर्ड आएगा ना, इसका ये क्यों हो रही है इसका रीजन नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है हम उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है स्टार्टिंग में कोगुलेशन वर्ड का मतलब समझते, क्या लिखा है? इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है लिक्विड चेंजेस इनटू सेमी सॉलिड। तो यहाँ लिक्विड है क्या? ब्लड, वो है ब्लड आपका कोगुलेट करने लग जाता है। क्यों कोगुलेट कर रहा है उसका रीजन नहीं है, लेकिन हो क्यों रही है हमारे पास जो प्रोसेस क्या है हमने उसको देखा, लेकिन वो प्रोसेस स्टार्ट क्यों हो रही है, बंद कैसे हो रही है, उसकी जानकारी नहीं है। तो क्या होता है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे होता है हमें वो नहीं पता। इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन स्टार्ट होता है। देखो सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ, ये वेन्स आती है, आपने देखा है वेन आती है, वेन के बाद छोटी छोटी वेन्यूल्स में वेन टूथ ऐसे अलग हो जाती है, वो जाके कनेक्ट किससे होती है, किससे कनेक्ट होती है? आर्ट्रियोल से। इस तरीके से आर्ट्रियोल से कनेक्ट होती है, और यहाँ आकर आपकी आर्टरी बनती है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी वेन्स होती है, और ये आपकी यहाँ पर आपकी आर्टरी होती है। ठीक है,
इसको बोलते हैं माइक्रो सर्कुलेशन। अब प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो होती है वेन के लेवल पे। कैसा होता है कि इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाती है, कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब रीजन नहीं पता क्यों, वो स्टार्ट होता है वेन्स के अंदर। ठीक है, तो कैस्केड ऑफ कोगुलेशन ऑफ इंट्रोसियस माइक्रो, ठीक है, वो वेन्स के अंदर स्टार्ट होता है। देखो अभी ये पढ़ते भी चलो साथ साथ में। क्या हुआ, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन होना स्टार्ट हुआ, उससे क्या हुआ कि कैस्केड ऑफ कोगुलेशन ऑफ इंट्रोसियस माइक्रो सर्कुलेशन फॉलोड बाय वेनस थ्रोम्बोसिस, यानी जो ब्लड आपका कोगुलेट हुआ था, जो ब्लड आपका कोगुलेट हुआ था ना, वो ट्रेवल करने लग जाता है। हम जानते हैं, इसी को हमने पढ़ा था, जो ब्लड में जो, जैसे सपोज करो ये आपकी वेन है, ठीक है, ये आपकी वेन है। अब इसके अंदर जो ब्लड ट्रेवल कर रहा था ना, वो क्लॉट की फॉर्म में बन जाता है। इधर ये सब ये इसी वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लॉट बन गया। अब ये क्या करता है, क्लॉट ट्रेवल कर जाता है और ट्रेवल करके अपने वेन्यूल्स में पहुंच जाता है, और वेन्यूल्स से वो ब्लड चला जाता है आर्टरी के अंदर, और वो आर्टरीओल्स के बाद आर्टरी में चला जाता है, और यहाँ जाकर वो क्या करता है, यहाँ की आर्टरीज में फंस जाता है। जो यहाँ से चला था ट्रेवल करके, वो यहाँ की आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। ये कौन सी आर्टरी है, ये वो आर्टरी है जो सप्लाई कर रही है हेड ऑफ फीमर को, इसको सप्लाई कर रही है हेड ऑफ फीमर को, ये यहाँ पर आपकी सप्लाई कर रही है, ठीक। और यहाँ पर आपका क्या, ये क्लॉट आके फंस जाता है और ये आर्टरियल ऑक्लूजन करा देता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो एबनॉर्मली आर्टरी में हाइपरटेंशन बढ़ जाती है। आपने बहुत कॉमन बचपन में करा होगा, अभी भी करते हो, पाइप लेते हो, उसकी ओपनिंग को अगर जैसे ही प्रेस करते हो तो क्या होता है, उससे जो निकलने वाला वाटर होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज हो जाती है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, यानी जितना पानी पहले निकल रहा होता है उससे कम निकलता है, मगर स्पीड में निकलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि यहाँ आर्टरीज में ये जब एक क्लॉट फंस जाता है, जो अब यहाँ से जो ब्लड निकल रहा था, अब उसके लिए स्पेस हो गई कम, तो इस वजह से अब अब पूरा ब्लड तो निकल नहीं पाएगा, लेकिन ये थोड़ा ब्लड भी जो इधर से निकलता है, लिमिटेड ब्लड, उसकी वजह से जो अब यहाँ से वो ब्लड, वो उसका प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाता है, हाइपर टेंशन हो जाता है, मगर उतने अमाउंट में ब्लड नहीं निकल पाता जितने अमाउंट में उस पर्टिकुलर हेड ऑफ फीमर को चाहिए, वो उसका अमाउंट कम हो जाता है इस कोगुलेशन की वजह से। इसी वजह से हमने कहा था कि टेम्परेली, और कुछ अपने आप कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली ये क्लॉट्स वगैरह डिसॉल्व हो जाते हैं और कंप्लीटली नॉर्मल हो जाती है, ठीक है, और कंप्लीटली फिर बॉडी वापस आपकी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है कि इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हुआ, कैस्केड ऑफ कोगुलेशन ऑफ इंट्रोसियस माइक्रो सर्कुलेशन, जो आपको था ना, वो अब आपके माइक्रो सर्कुलेशन में जाता है, इसी को माइक्रो सर्कुलेशन, जो ये है इसमें माइक्रो सर्कुलेशन में चला जाता है। माइक्रो सर्कुलेशन फॉलोड बाय वेनस थ्रोम्बोसिस, जो वेन्स के अंदर थ्रोम्बस बन गया था क्लॉट, और वो कहाँ चला जाता है, आर्टरी के अंदर, फॉलोड बाय रेट्रोग्रेड आर्टेरियल ऑक्लूजन, और आर्टरी में जाके चिपक के वहां पर उस आर्टरी को ऑक्लूड, यानी क्या, उस आर्टरी के अंदर जो ब्लड निकलता है उसे ऑक्लूड कर देता है, रोक देता है, और उसकी वजह से उस आर्टरी में क्या, एबनॉर्मल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। हमने बात कर चुकी क्यों, क्योंकि वो पाइप वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका पर्टिकुलर जो जितने अमाउंट में ब्लड पहुंचना चाहिए हेड ऑफ फीमर में, उतना नहीं पहुंच पाता, उसकी वजह से जो हेड ऑफ फीमर पर ब्लड है वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू फेमोरल हेड, और उसकी वजह से वहां पर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और आपका जो फेमोरल हेड है वो कोलैप्स कर जाता है। ये पैथोफिजियोलॉजी। इसके बाद फिर आपको मैंने, इसके बाद हम पूरी, ये तो जो कौन सी स्टेज थी, ये थी स्टेज ऑफ इनिशियल नेक्रोसिस। अब इसके बाद हम पूरा पढ़ चुके थे कि फिर क्या होगा, बोन वो टूट जाएगी, फ्रेगमेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद वो ब्लड जो ऑक्लूड हुआ था वो वापस नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, रीजन नहीं है, वापस नॉर्मल होके रीऑसिफिकेशन होके फिर बोन आपका वो फिर से प्रॉपर आपकी हील हो जाती है, ठीक है। यही सब आपका इसमें रहता है। अब अगेन क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे क्या रहेगा, हम बात कर चुके हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सारा का सारा आपका इस बेस पे बनेगा कि जो जिस टाइम का वोन बन रहा है, जिस टाइम का वो स्टेज है, उस टाइम पर बस हमें उसी टाइम को, उस स्टेज को क्या करना है कि वहां पर उसको बचा के रखना है, कि वहां पर हमें पेशेंट को क्या करना है, मिनिमम टू मिनिमम बोन बियरिंग करना है ना, कि वो कम से कम चले, जिससे क्या होगा, जॉइंट पे जितना वेट कम पड़ेगा, तो नहीं तो अगर उस टाइम पे वन फॉर्म में अगर वेट पड़ेगा तो जो हेड ऑफ फीमर का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमारा क्या ट्रीटमेंट, हमारा ट्रीटमेंट देखो, एक बात याद रखो, जिसका कॉज नहीं पता उसका कभी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता। जिस उस पर फिर हमारा एक ही गोल होता है कि उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन पे काम करो, है ना। इसके क्या सिम्टम्स थे, पेशेंट को पेन हो रहा था, पेन कम कराओ,
रिड्यूस पेन ऑफ को है ना, कम करा, हिप रेंजोमेशन बहुत ज्यादा लॉस हो रही थी उस पर ध्यान दो, है ना। और क्या सबसे बड़ी चीज कि हमारा गोल क्या है कि जो अब परमानेंट फिमोरल हेड डिफॉर्मिटी ना हो जाए, यानी हेड ठीक तो होगा मगर हमें ध्यान देना है कि वरना कोई भी ऐसा उस टाइम पे वो क्या ओवर बॉडी पेशेंट वेट ले ले, कुछ भी ऐसा काम कर ले जिसकी वजह से जो हेड है उसका स्ट्रक्चर बिगड़ता है और वो डिफॉर्म हो जाए। तो हमारा जो वहां पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये रहेगा कि फिमोरल हेड डिफॉर्मिटी ना होने थे, क्या करके, प्रेशर हटा के। कैसे प्रेशर हटाओगे कि उसको वेट बेयरिंग मत करने दो, है ना, ट्रैक्शन करके क्या जॉइंट आपस में दूर दूर कर दो, ट्रैक्शन ऐसे लगा दो इस तरीके से, ये जो हेड बन रहा है ना हेड, और ये आपकी एसिटाबुलम है, तो इसमें क्या है जो बिल्कुल पास पास का थोड़ा सा ट्रैक्शन दे दो जिससे इसको आराम से हेड को स्पेस मिल जाए और ये प्रॉपर अपने आराम से अच्छे से बन जाए, जिससे क्या इसका पे कोई वेट ना पड़े। तो ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिमूविंग प्रेशर फ्रॉम दी जॉइंट। कैसे कर सकते हो, बहुत सारी चीज है ट्रैक्शन लगा दो, ब्रेसेस बना दो, ब्रेसेस क्यों, जिससे जो जिस जगह पर जो मोबिलिटी है वो कंप्लीटली उस जगह को इमोबाइल कर दो, कि पेशेंट वेट भी ना ले, उस पर वेट भी ना जाए और इमोबाइल रहे, वहां पे जॉइंट पे मूवमेंट ना करे। अगर वो जॉइंट पे मूवमेंट करेगा तो न्यू बोन बन रही है वो तुरंत, और जो हेड है वो अपना डिफॉर्म कर जाएगा, है ना, जिस तरीके से उसको शेप आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हेड बन जाएगा तो उसके बाद आप फिजियोथेरेपी में क्या करेंगे, वही सब पीटी वगैरह एक्सरसाइजेस वगैरह कराएंगे और मूवमेंट करा के जो रेंज ऑफ मोशन लॉस हो गई थी उसे आप वापस लेके आ जाएंगे, है ना। तो कंजर्वेटिव एक ही मेथड है जो आप अपना फ्रैक्चर में होता है कि बढ़िया, जो फ्रैक्चर में क्या करते हो कि पीओपी कास्ट या ब्रेस पे ना देते हो जिससे कंप्लीटली मोबिलाइज हो जाता है उस टाइम पीरियड के लिए, और वो खुद ही अपने आप क्या हो जाता है, अपनी बोन अपना कंप्लीटली शेप बना लेती है। तो कंजर्वेटिव मेथड्स टू कीप हेड इनसाइड द एसिटाबुलम व्हाइल द रिवेस्कुलेशन टेक प्लेस। नहीं तो क्या पता चला कि आप अगर आपने प्रॉपर उसको इमोबिलाइज नहीं करा तो हेड बन रहा है और उसकी थोड़ी सी भी गलती में क्या हो जाएगा कि हेड ऑफ फीमर है वो एसिटाबुलम से बाहर ही निकल आएगा, यानी हिप डिसलोकेशन होने के वहां पर चांसेस हैं। तो आप उसको कैसे रोकोगे, कंजर्व इस तरीके से, बिल्कुल फ्रैक्चर जैसी कंडीशन बन रही है ना, जैसे जो जॉइंट डिसलोकेशन में होता है ना वो चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो हम कंजर्वेटिव मेथड लगाकर क्या करेंगे, ट्रैक्शन आपके जो ब्रेसेस वगैरह है वो सब पेशेंट को देंगे, और बाकी इसका जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे थे पेन और एक कुछ एनसेड्स वगैरह दे देंगे, क्योंकि इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, इरिटेशन वगैरह होता था, तो आइबुप्रोफेन और सब ये पेन किलर वगैरह देकर बस यही काम रहेगा। बस हमारा एक ही गोल है कि जब वो अपने ट्रीटमेंट फेज में चल रहा है, जब वो उसका वो हील हो रहा है तो उसमें कोई ऐसी गलती ना हो जाए, वेट ना कर ले कि जिससे जो उसका हेड ऑफ फीमर वो डिफॉर्म कर जाए, बस हमें उसे ही देखना है। ऑपरेटिव मेथड में हमारा एक ही काम होता है, वो ये लास्ट स्टेज होती है कि अगर हमें लगता है कि नहीं हेड गलत शेप में बन गया, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर हम उसको कट करके फिर हम दूरा या फिर पूरा इसको हेड ऑफ फीमर को ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, पहले तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो नेचुरल प्रोसेस से हेड ऑफ फीमर बन रहा है वही ठीक बन जाए। अगर इन केस डिफॉर्म कर जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, जो हेड ऑफ फीमर है उसको क्या प्रोस्थेसिस के द्वारा चेंज कर देते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फ्रॉम Petr's disease. Thank you.